नमस्कार दोस्तों। मैं किसी और लड़की को पसंद करता था, लेकिन घरवालों की खुशी के आगे मेरी एक न चली और मेरी शादी रमा से हो गई। शादी के दिन जब बारात उसके दरवाजे पहुंची तो हर तरफ खुशियों का माहौल था, लेकिन मेरे दिल के अंदर अजीब सी उलझन चल रही थी। मुझे लग रहा था जैसे मेरी ज़िंदगी मेरी अपनी नहीं रही। फिर भी मैंने खुद को समझाया कि शायद वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। विदाई के बाद जब टैक्सी कच्ची सड़क छोड़कर पक्की सड़क पर आई तो मैंने पहली बार चुपके से रमा की ओर देखा। वह घूंघट के पीछे सहमी सी बैठी थी। उसकी आंखें बार बार पीछे छूटते अपने घर को देखने की कोशिश कर रही थी। मैंने धीरे से कहा, अभी बहुत दूर जाना है, घूंघट पीछे कर लो। उसकी चूड़ियां हल्के से खनकी और उसने धीरे से घूंघट पीछे कर लिया। उस पल उसकी मासूमियत देखकर मैं कुछ पल के लिए सब भूल गया। घर पहुंचते ही माँ ने आरती उतारी और रमा को अंदर ले गई। धीरे धीरे वह पूरे परिवार में ऐसे घुल मिल गई जैसे बरसों से इसी घर का हिस्सा हो। दादाजी उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे। माँ उसे अपनी बेटी से भी ज्यादा मानने लगी थी। घर में जो भी मेहमान आता, माँ सबसे पहले रमा को बुलाकर उसे मिलवाती थी। मैं स्कूल में टीचर था, सुबह जल्दी निकल जाता और शाम को थका हुआ लौटता। लेकिन घर आते ही रमा सबसे पहले पानी लेकर मेरे सामने खड़ी मिलती। कभी मेरे जूते ठीक जगह रखती, कभी बैग संभालती, कभी चुपचाप मेरे सिर में तेल लगा देती। मैं कई बार उसे कहता थोड़ा अपने लिए भी वक्त निकाल लिया करो, लेकिन वह मुस्कुराकर कहती घर ही तो मेरा संसार है। एक दिन मैंने उससे कहा चलो कहीं घूम आते हैं, इतने दिनों से तुम घर में ही लगी रहती हो। वह मुस्कुराकर बोली दादाजी की दवा देनी है, माँ जी अकेली थक जाएंगे, फिर कभी चलेंगे। उसकी आदत मुझे धीरे धीरे उसकी तरफ खींचने लगी थी। शादी के कुछ महीने बाद मुझे महसूस होने लगा कि शायद मैं गलत था। रमा जैसी लड़की हर किसी को नहीं मिलती। वह सिर्फ मेरी पत्नी नहीं, पूरे घर की धड़कन बन चुकी थी। सुबह सबसे पहले उठती और रात सबसे आखिर में सोती, कभी शिकायत नहीं करती थी। एक दिन मैं स्कूल से लौटा तो बहुत थका हुआ था, सिर दर्द से फटा जा रहा था। मैं चुपचाप लेट गया। थोड़ी देर बाद रमा बिना कुछ बोले तेल लेकर आई और मेरे सिर की मालिश करने लगी। मैंने कहा रहने दो, तुम भी तो थक जाती होगी। वह हंसकर बोली आपकी थकान दूर हो जाए तो मेरी भी उतर जाती है। उसकी बात सुनकर मेरा दिल भर आया। धीरे धीरे जिंदगी पटरी पर चलने लगी और फिर हमारे घर एक प्यारी सी बेटे ने जन्म लिया। पूरे घर में खुशियां फैल गई। माँ ने बच्ची को अपनी गोद से उतरने ही नहीं दिया। दादाजी तो उसे देखते ही खिल उठते थे। रमा भी माँ बनने के बाद और ज्यादा जिम्मेदार हो गई थी, लेकिन वक्त के साथ जिम्मेदारियां भी बढ़ती चली गई। 2 साल बाद जुड़वा बेटी हुई और फिर कुछ समय बाद एक बेटा भी हो गया। अब घर में बच्चों की आवाज़ हर समय गूंजती रहती थी। मैं कई बार रमा को देखता तो सोचता, यह लड़की आखिर इतनी सब कैसे संभाल लेती है। वह बच्चों का ख्याल रखती, घर संभालती, माँ दादाजी सबकी सेवा करती और फिर भी चेहरे पर मुस्कान बनाए रखती। लेकिन धीरे धीरे मैंने महसूस किया कि वह खुद को बिल्कुल भूल चुकी है। एक दिन रात को बच्चों को सुलाते हुए मैंने मजाक में कहा, लगता है हमारी क्रिकेट टीम पूरी होने में बस 2 बच्चों की कमी रह गई है। वह तुरंत झुंझुलाकर बोली, बस भी करो, इन बच्चों को संभालते संभालते ही जान निकल जाती है। मैंने हंसते हुए कहा, अच्छा बाबा, मजाक कर रहा था। मैंने फिर धीरे से कहा, मैं सोच रहा हूँ फैमिली प्लानिंग करा लूँ। मेरी बात सुनते हुए घबरा गई। उसने तुरंत मेरा हाथ पकड़ लिया और बोली, नहीं ऐसा मत करना। मैंने सुना मर्द बहुत कमज़ोर हो जाते हैं, अगर कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगी? मैं ही ऑपरेशन करा लूँगी। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। मैंने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं मानी। आखिर मैंने उसकी बात मान ली। कुछ महीनों बाद सरकारी आदेश आने लगे कि ज़्यादा बच्चे वाले परिवार को परिवार नियोजन करवाना होगा। उस समय हर तरफ इसी की चर्चा थी। रमा बच्चों को लेकर मायके गई हुई थी। जब उसे पता चला कि मैं ऑपरेशन कराने की सोच रहा हूँ, तो वह अगले ही दिन वापस लौट आई। उसने साफ कह दिया कि ऑपरेशन वही करवाएगी। मैं उसे समझाता रहा, लेकिन वह अपनी जिद पर अड़ी रही। आखिरकार एक दिन हम अस्पताल पहुंचे। जब नर्स उसे ऑपरेशन थिएटर की ओर ले जा रही थी, तो मेरा दिल अजीब तरह से घबरा रहा था। पता नहीं क्यों उस दिन मेरा मन बिल्कुल शांत नहीं था। थोड़ी देर बाद उसे बाहर लाया गया। वह बेहोशी में थी, लेकिन जैसे ही उसने आंखें हल्की सी खोली, उसके होठों से सबसे पहला शब्द निकला, गौतम। मैं उसके पास बैठ गया और उसका हाथ पकड़ लिया। उस पल मुझे एहसास हुआ कि यह औरत मुझसे कितना प्यार करती है। ऑपरेशन के बाद कुछ दिन तक सब ठीक रहा। रमा फिर से घर और बच्चों में लग गई, लेकिन वह जल्दी थकने लगी थी। मैं कई बार कहता कि आराम कर लिया करो, मगर वह हमेशा मुस्कुराकर टाल देती। एक दिन उसके पापा और भाई उसे मिलने आए। उस दिन वह बहुत खुश थी। पूरे घर में इधर उधर घूमती रही, सबके लिए चाय नाश्ता बनाती रही। लेकिन शाम होते होते उसने कहा, पता नहीं क्यों मुंह में दर्द हो रहा है। मैंने मजाक में कहा, ज्यादा बोलने का नतीजा है। वह हल्का सा मुस्कुराई, मगर रात तक उसका दर्द बढ़ने लगा। अगले दिन वह ठीक से मुंह भी नहीं खोल पा रही थी। मैं डर गया और तुरंत उसे डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने काफी देर तक जांच की, फिर पूछा कहीं चोट लगी थी क्या। रमा ने मना कर दिया। डॉक्टर का चेहरा गंभीर हो गया। उसने कहा, इन्हें तुरंत बड़े अस्पताल ले जाइए, देर करना ठीक नहीं होगा। डॉक्टर की आवाज़ सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं तुरंत उसे लेकर शहर के बड़े अस्पताल पहुंचा, जहां डॉक्टरों ने उसे भर्ती कर लिया। उस रात अस्पताल के कमरे में बैठा मैं सिर्फ यही सोचता रहा कि काश मैंने उसे इतना काम न करने दिया होता। काश मैं उसकी तकलीफ पहले समझ पाता। लेकिन वक्त अब मेरे हाथ से निकलता जा रहा था। अस्पताल के उस सफ़ेद कमरे में हर तरफ दवाइयों की गंध फैली हुई थी। मशीनों की हल्की आवाज़ें और डॉक्टर की आती जाती परछाइयाँ मेरे दिल की बेचैनी और बढ़ा रही थी।
रमा बेड पर लेटी थी और मैं उसकी सराहने बैठा था, उसका हाथ पकड़े हुए। डॉक्टर बार बार यही कह रहे थे कि हालत पर नजर रखनी होगी, लेकिन मेरे अंदर एक अजीब सा डर बैठ चुका था। रात भर मैं उसकी आंखों को देखता रहा। कभी वह हल्की सी करवट लेती तो मेरा दिल धड़क उठता, कभी वह दर्द से कराती तो लगता जैसे किसी ने मेरे सीने को मरोड़ दिया हो। सुबह होते ही घर वालों को खबर लग चुकी थी। माँ, दादाजी, बहन सब अस्पताल पहुंच गए थे। रमा सबको देखकर हल्का सा मुस्कुराने की कोशिश करती, लेकिन उसकी आंखों में दर्द साफ दिखाई दे रहा था। डॉक्टरों ने कहा कि इन्फेक्शन तेजी से फैल गया है और इलाज में समय लगेगा। मैं हर बात पर बस यही पूछता कि वह ठीक तो हो जाएगी ना डॉक्टर, मुझे दिलासा देते, लेकिन उनके चेहरे की गंभीरता मुझे अंदर तक डरा देती थी। दोपहर को रमा ने इशारे से मुझे पास बुलाया। उसके होंठ सूख रहे थे, आवाज़ भी साफ नहीं निकल पा रही थी। उसने धीरे से कहा, बच्चों का ध्यान रखना। उसकी ये बात सुनकर मेरी आंखें भर आई। मैंने तुरंत उसका हाथ दबाकर कहा, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम खुद उन्हें बड़ा करोगे। वह मुझे देखती रही जैसे बहुत कुछ कहना चाहती हो, मगर शब्द उसका साथ नहीं दे रहे थे। उस दिन पहली बार मुझे एहसास हुआ कि मैं रमा के बिना अपनी जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकता। अस्पताल के बाहर रिश्तेदारों की भीड़ बढ़ती जा रही थी। हर कोई भगवान से उसकी सलामती की दुआ मांग रहा था, लेकिन कमरे के अंदर हर गुजरता पल मुझे डर के और करीब ले जा रहा था। अगले दिन उसकी हालत और बिगड़ गई। अब वह ठीक से आंखें भी नहीं खोल पा रही थी। डॉक्टरों ने आवाज़ कम रखने को कहा था, इसलिए पूरा कमरा सन्नाटे में डूबा रहता था। बीच बीच में मशीनों की बीप बीप सुनाई देती थी और मेरा दिल कांप उठता। जब भी उसे दर्द का झटका आता, मैं उसके हाथ पैर सहलाने लगता, शायद उसे थोड़ा आराम मिल जाए, लेकिन उसकी तकलीफ मेरे सामने बढ़ती जा रही थी और मैं बिल्कुल बेबस था। रात को माँ ने कहा, बेटा थोड़ी देर घर जाकर बच्चों को देखाओ, मैं यहाँ हूँ। पहले तो मेरा मन नहीं माना, लेकिन बच्चों का ख्याल आते ही मैं कुछ देर के लिए घर चला गया। घर पहुंचता तो चारों बच्चे दरवाजे की तरफ टकटकी लगाए बैठे थे। बड़ी बेटी शीतल ने आते ही पूछा, पापा मम्मी कब आएंगे? उसका सवाल सुनते ही मेरा गला भर आया। मैंने खुद को संभालते हुए कहा, जल्दी आ जाएंगी बेटा, तुम लोग अच्छे से रहो। फिर मैंने बच्चों को सीने से लगाया और थोड़ी देर बाद वापस अस्पताल लौट आया। लेकिन वहां पहुंचते ही मेरे कदम जैसे थम गए। कमरे के बाहर खड़े लोगों की आंखें झुकी हुई थी। अंदर अजीब सा सन्नाटा था। मैं भागकर कमरे में गया। रमा बिल्कुल शांत लेटी थी। अब न कोई करा थी, न कोई दर्द था, न कोई हलचल। डॉक्टर ने सीधे धीरे से मेरे कंधे पर हाथ रखा और कहा, हम पूरी कोशिश कर चुके हैं। मैं वहीं जमीन पर बैठ गया। ऐसा लगा जैसे मेरी पूरी दुनिया एक पल में खत्म हो गई हो। माँ जोर जोर से रो रही थी, बहन सिसकियाँ ले रही थी और मैं बस रमा को देखे जा रहा था। यकीन ही नहीं हो रहा था कि जो लड़के पूरे घर की जान थी, वही यूं अचानक सबको छोड़कर चली जाएगी। उसके बाद के दिन किसी धुंध जैसे बीते। घर में हर चीज़ रमा की याद दिलाती थी। उसकी चूड़ियाँ, उसकी साड़ी, बच्चों के छोटे छोटे कपड़े, हर चीज़ मुझे तोड़ देती थी। बच्चे रात को माँ को ढूंढते और मैं उन्हें सीने से लगाकर चुप कराता, लेकिन खुद अंदर से टूट चुका था। स्कूल जाना भी बोझ लगने लगा था। मैं चुप रहने लगा था। घर लौटकर सीधे कमरे में चला जाता। माँ और बहन बच्चों को संभालती रही। वक्त धीरे धीरे बीतने लगा, लेकिन रमा की कमी कोई पूरी नहीं कर पा रहा था। कई साल गुजर गए। रिश्तेदार और घर वाले बार बार दूसरी शादी की बात छेड़ते, मगर मैं हर बार मना कर देता। मुझे लगता था कोई दूसरी औरत मेरे बच्चों को अपना प्यार नहीं दे पाएगी। लेकिन मेरी बहन ने भी शादी से इनकार कर दिया था। उसने साफ कह दिया था कि जब तक भैया शादी नहीं करेंगे, वह भी शादी नहीं करेगी। उसकी बात सुनकर मैं परेशान हो गया। मैंने उसे बहुत समझाया कि मेरी वजह से अपनी ज़िंदगी मत रोको, मगर वह नहीं मानी। आखिर एक दिन माँ ने कहा, बेटा तुम्हारे बच्चों को माँ की ज़रूरत है और तुम्हारी बहन की ज़िंदगी भी तुम्हारे फैसले पर अटकी हुई है। उस रात मैं बहुत देर तक जागता रहा, रमा की तस्वीर सामने रखकर सोचता रहा, शायद ज़िंदगी को आगे बढ़ाना ही पड़ेगा। कुछ महीनों बाद बहुत सादगी से मेरी दूसरी शादी कर दी गई। शादी के दिन जब मैं दुल्हन को लेकर वापस लौट रहा था, तो वही पुरानी यादें फिर आंखों में सामने घूमने लगी। टैक्सी की खिड़की से बाहर देखते हुए मुझे 7 साल पहले का वही सफ़र याद आ रहा था। फर्क बस इतना था कि तब दिल में नई जिंदगी की हलचल थी और आज यादों का भारीपन था। मैंने धीरे से अपनी नई दुल्हन की ओर देखा। वह चुपचाप बैठी थी, शायद मेरे मन का हाल समझने की कोशिश कर रही थी। घर पहुंचने के बाद उसने बहुत धीरे धीरे सबको अपनाना शुरू किया। सबसे बड़ी बात यह थी कि उसने कभी खुद और पराये बच्चों में फ़र्क नहीं किया। उसने साफ कहा कि मैं इन बच्चों को प्यार कम नहीं होने दूंगी, यही बच्चे मेरी दुनिया है। उसकी ये बात सुनकर पहली बार मुझे लगा कि शायद भगवान ने मेरी टूटी हुई जिंदगी को फिर से जोड़ने के लिए उसे भेजा है। धीरे धीरे घर में फिर से हंसी लौटने लगी। बच्चे भी उसके करीब आने लगे। माँ की आंखों में भी सुकून दिखने लगा और कुछ समय बाद मेरी बहन की शादी भी अच्छे से घर में हो गई। आज इतने साल बाद भी मैं रमा को भूल नहीं पाया हूँ। उसकी यादें आज भी दिल में बसी हैं। लेकिन मेरी दूसरी पत्नी ने अपने प्यार और अपनापन से इस टूटे हुए परिवार को फिर से जीना सिखा दिया। अब जब मैं रात को अपने बच्चों को हंसते खिलते देखता हूँ, तो लगता है जिंदगी चाहे जितनी मुश्किल क्यों ना हो, वक्त धीरे धीरे हर टूटन को सहना सिखा देता है। समय धीरे धीरे अपनी रफ्तार से आगे बढ़ता रहा, लेकिन रमा की यादें घर के हर कोने में वैसे ही बसी हुई थी। सुबह जब मैं स्कूल जाने के लिए तैयार होता, तो अनजाने में आज भी मेरी नज़र उस जगह चली जाती जहाँ रमा मेरे कपड़े और किताबें सहेज कर रखा करती थी। कई बार ऐसा लगता है जैसे अभी
रसोई से उसकी चूड़ियाँ की आवाज़ आएगी और वह मुस्कुराते हुए पूछेगी, आज देर तो नहीं हो जाएगी? लेकिन फिर अगले ही पल सन्नाटा मुझे सच का एहसास करा देता। मेरी दूसरी पत्नी ने घर सँभाल लिया था, लेकिन उसने कभी रमय की जगह लेने की कोशिश नहीं की थी। यही बात मेरे दिल को सबसे ज़्यादा छूती थी। वह अक्सर बच्चों से उनकी माँ के बारे में बातें करती ताकि उनकी यादें धुंधली न पड़े। बड़ी बेटी शीतल कई बार रात को अपनी माँ की पुरानी तस्वीर दे लेकर बैठ जाती और चुपचाप उसे निहारती रहती। एक दिन मैंने उसे रोते हुए देखा तो मेरा दिल भर आया। मैंने उसे गोद में बैठाकर कहा, बेटा तुम्हारी माँ हमेशा तुम्हारे साथ है। शीतल ने मासूमियत से पूछा, अगर माँ हमारे साथ है तो दिखाई क्यों नहीं देती? उसकी बात सुनकर मेरे पास कोई जवाब नहीं था। मैं बस उसे सीने से लगाए बैठा रहा। दूसरी तरफ मेरी पत्नी दूर खड़ी से ये सब देख रही थी। उसकी आंखों में अभी आंसू थे, लेकिन उसने कभी अपने दर्द को जाहिर नहीं होने दिया। वह बच्चों को माँ का प्यार देने में कोई कमी नहीं छोड़ती थी। सुबह उन्हें तैयार करना, स्कूल भेजना, पढ़ाई कराना, रात को कहानियाँ सुनाकर सुलाना। उसने धीरे-धीरे बच्चों के दिलों में अपने लिए जगह बना ली थी। सबसे छोटा बेटा तो अब उसके बिना खाना भी नहीं खाता था। माँ भी अब थोड़ा सुकून महसूस करने लगी थी। उन्हें लगता था कि घर फिर से सँभल गया, लेकिन ज़िंदगी शायद अभी और इम्तिहान लेना चाहती थी। एक दिन स्कूल से लौटते वक़्त मुझे तेज़ बुखार महसूस हुआ। घर पहुँचा तो बदन तप रहा था। मैं सीधे कमरे में जाकर लेट गया। रात तक हालत और ख़राब हो गई। डॉक्टर को बुलाया गया। उन्होंने आराम करने को कहा। अगले कई दिनों तक मैं बिस्तर से उठ नहीं पाया। उन दिनों पहली बार मैंने महसूस किया कि मेरी दूसरी पत्नी इस घर के लिए कितना कुछ कर रही है। वह रात भर जागकर मेरी सेवा करती, बच्चों को सँभालती, माँ का ख़्याल रखती और सुबह फिर वही सारे काम शुरू कर देती। एक रात मेरी आँख खुली तो देखा वह चुपचाप मेरे सिरहाने बैठी थी। उसके हाथ में दवा थी, लेकिन खुद की आँखें नींद से बारी थी। मैंने धीमे से पूछा, तुम सोई नहीं? वह हल्का-सा मुस्कुराई और बोली, अगर आपको कुछ हो गया तो ये घर कैसे चलेगा? उसकी बात सुनकर मैं कुछ पल तक उसे देखता रह गया। उस रात मुझे एहसास हुआ कि रिश्ते सिर्फ खून से या पुराने वादों से नहीं चलते, उन्हें निभाने के लिए दिल चाहिए और वह इस घर को पूरे दिल से अपना चुकी थी। धीरे-धीरे मेरी तबीयत ठीक होने लगी, लेकिन उसी दौरान गाँव में बातें शुरू हो गई। कुछ लोग कहते दूसरी माँ कभी सगी नहीं हो सकती, कुछ कहते देखना एक दिन अपने बच्चे होने पर यह बदल जाएगी। ऐसी बातें मेरे कानों तक भी पहुँचती थी, मगर उसने कभी किसी की बात का जवाब नहीं दिया। एक दिन मैंने खुद उससे पूछा, तुम्हें बुरा नहीं लगता लोग ऐसी बातें करते हैं? वह मुस्कुराकर बोली, लोग तो भगवान में भी कमी निकाल देते हैं, फिर मैं तो इंसान हूँ। उसकी बात मेरे दिल में उतर गई। वक्त बीतता गया, बच्चे बड़े होने लगे, शीतल अब समझदार हो चुकी थी। एक दिन उसने अपनी छोटी बहनों से कहा, हमें दो माओं का प्यार मिला है, एक ऊपर से देखती है और एक हमारे साथ रहती है। उसकी बात सुनकर मेरी आंखें भर आई। शायद यही इस घर की सबसे बड़ी जीत थी। धीरे धीरे मेरी और मेरी दूसरी पत्नी के बीच में दूरी कम होने लगी। पहले हम सिर्फ जिम्मेदारियों में बंधे थे, लेकिन अब एक दूसरे को दुख सुख समझने लगे थे। एक शाम आंगन में बैठा था, तभी उसने चाय लाकर कहा, मेरे सामने रखी और धीरे से बोली, एक बात पूछूं? मैंने कहा, पूछो। वह बोली, क्या आप आज भी उनसे बहुत प्यार करते हैं? उसके सवाल ने मुझे कुछ पल के लिए चुप कर दिया। मैंने आसमान की तरफ देखा और फिर धीरे से कहा, कुछ रिश्ते ज़िंदगी से चले जाते हैं, लेकिन दिल से नहीं जाते। वह कुछ देर चुप रहे, फिर बोली, मुझे कभी उनसे शिकायत नहीं होगी, क्योंकि अगर वह इतनी अच्छी ना होती तो शायद आप इतने अच्छे इंसान न बन पाते। उसकी बात सुनकर मैं हैरान रह गया। उस दिन पहली बार मुझे लगा कि ये औरत सिर्फ इस घर को नहीं, बल्कि मेरे टूटे हुए मन को भी सँभाल रही है। उसी रात मैंने वर्षों बाद चैन की नींद सोई। अगले दिन घर में एक अलग सी खुशी थी। बच्चे खेल रहे थे, माँ मंदिर में भजन गा रही थी और मैं बरामदे में बैठा सबको देख रहा था। तभी अचानक मुझे महसूस हुआ कि ज़िंदगी रुकती नहीं है, चाहे कितनी भी बड़ी चोट क्यों ना लगे। वक़्त धीरे-धीरे इंसान को फिर से जीना सिखा देता है। रमा की यादें आज भी मेरे दिल में थी, लेकिन अब उनके साथ दर्द कम था और अपनापन ज़्यादा जुड़ गया था। और शायद यही ज़िंदगी का सच भी है। कुछ लोग हमें छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन ज़िंदगी नहीं रुकती। मोहब्बत हमेशा हमारे साथ रहती है और उसी मोहब्बत के सारे इंसान फिर से मुस्कुराना सीख जाता है। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताएँ। धन्यवाद।